Okay, so good afternoon to one and all present here. I, Nidhi Mitra, on behalf of Madam Principal, Mrs. Reena Rajpal, DLDAV Model School, Shalimar Bagh, I am honored to welcome among us Mr. Gaurav Arora, teacher at CL Knowledge Ashok Vihar. Sir, as we all know that SEAL Knowledge is one of the topmost institutions working in the field of IIT, JEE, and the NEET preparation for the students. So, my students and I are very keen to learn from you, sir. It's our pleasure to have you here with us today. So, I hope that this session will be a wonderful session and my students will Sure, be ma'am. interacting with you as well after the session. So, over to you, sir. Okay. Thank you so much, ma'am, for my introduction. Okay, Thanks for good. being here, sir. Good afternoon, students. So, आप सब क्लास 9th and 10th के students हो, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, my name is Gaurav, and I am currently working with CL Knowledge Institute, and I was formerly working with Vidya Mandir classes. So, आज की presentation में हम ये discuss करेंगे कि आप as a scientist, public sectors and with government of India कैसे काम कर सकते हो. जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती जाएगी, you will realize कि ये कितना important topic है. Okay. सबसे पहले मेरा इंस्टीट्यूट दैट इज सीएल नॉलेज ये करेंटली वर्क करता है विद दिस इंस्टीट्यूशन इज वर्क विद लाइक आईआईटीज और मेडिकल. हम प्रिपेयर करवाते हैं मेनली उन स्टूडेंट्स को जो इन फर्दर आईआईटीज या मेडिकल के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीबीएसई के साथ साथ फाउंडेशन कोर्सेज भी होते हैं. ओके, मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करूंगा कि आप लोग इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. आपने कई सारी काउंसलिंग्स को अटेंड किया होगा जहां पे इन एग्जाम्स को क्रैक करने के तरीके बताए जाते हैं. एंड वी ऑल नो हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पेशेंस, ये आप लोगों को डेप्थ तक पहुंचाता है किसी भी टॉपिक में, नॉलेज में, एंड इसी नॉलेज से फर्दर आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करते हैं. देखिए, एग्जाम्स को क्रैक करना का ये तरीका नहीं है कि लाइक आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे. आपकी इंटेलिजेंस टोटली डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क एंड पेशेंस के ऊपर. ठीक है, तो इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है ये हमारे इस वक्त मेन फंडामेंटल नहीं है. हमारा मेन फंडामेंटल है कि आप एज अ साइंटिस्ट कैसे वर्क कर सकते हैं विद पब्लिक सेक्टर्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ. अर्लियर 11th-12th के साथ एक काउंसलिंग मिस्टर गौरव गोयल सर ने ली थी, जो इस इंस्टीट्यूशन के को फाउंडर है. ही वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ साइंटिस्ट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बट आज वो आईआईटी दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बिजी है, तो आपकी काउंसलिंग फर्दर मैं लूंगा. ठीक है, ओके. मैं आप सबके साथ अपनी पीपीटी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, सो काइंडली प्लीज आप एक बार. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Screen is Yes, sir. totally. Yes, sir. Okay. So we will discuss your career options in public as well as government of India. Okay. This is my introduction, जो already आप लोग जान चुके हैं. Next, सबसे पहले इस काउंसलिंग में हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. That is, गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से सेक्टर एंड प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनके पाथवेज लाइक इन सेक्टर्स के अंदर कैसे जा सकते हैं. एंड थर्ड, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. अगर आप सबको इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आई एम ओपन टू इट. आप कभी भी अपने डाउट्स इन बिटवीन दे सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर 3 मेजर कोर सेक्टर्स वर्क करते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर सेक्टर, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट भी है. सेकेंड, डिफेंस, एंड थर्ड, स्पेस प्रोग्राम. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर सेक्टर्स के बारे में. ओके, आपको यूरेनियम के बारे में क्या पता है? एनीवन? आई वांट कि आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्ट करो इन बिटवीन दिस सेशन. सो क्या पता है आप लोगों को यूरेनियम के बारे एक मेटल है. एक मेटल है और एक एलिमेंट है, हाँ हमें पता है. और Sir, the further, isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors. न्यूक्लियर, एग्जैक्टली. ओके, यूरेनियम का एक आइसोटोप है दैट इज यूरेनियम 235. अब हमारी इंडिया के अंदर
भी यूरेनियम मिलता है। जो सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है दैट इज आंध्र प्रदेश। स्टिल हमारे पास इतना यूरेनियम नहीं है कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम में दो चीजें होती है, हम इनका दो तरीकों से यूज करते हैं। फर्स्ट सिविलियन यूज एंड सेकंड इज नॉन सिविलियन यूज, लाइक इन मिलिट्री। सिविलियन यूज में हम इनका यूज कैसे करते हैं, लाइक हमें यूरेनियम मिलता है, ठीक है, हम सबको पता है यूरेनियम का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनियम ब्रेक डाउन हो जाता है प्लूटोनियम और थोरियम के, और हमें पता है जब भी ये फिजन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब जो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल क्लास 10th में है, क्या आप मुझे बता पाओगे इंड्यूस करंट कैसे जनरेट करते हैं? एनीवन? इंड्यूस करंट को हम कैसे जनरेट करते हैं? आप सबने 10th में पढ़ा होगा ये चीज। एनीवन? आई एम वेटिंग। कैन यू रिपीट? इंड्यूस करंट को हम कैसे जनरेट करते हैं? एनीवन? थ्रू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है? Sir, with the help of magnetic energy. ओके, सबसे ओके, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम यूरेनियम का यूज करते हैं। यूरेनियम से हीट जनरेट होती है जैसे हमें पता है, एंड उस हीट से हम पानी को बॉईल करते हैं। देन उसके बाद पानी की स्टीम हमें टरबाइंस पे हिट करते हैं, फैन पे। आप सबने 10th में सीखा, 9th वाले इस बारे में नहीं जानते होंगे, सो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसी फैन के ऊपर वो हाई प्रेशर स्टीम लगती है, देन फैन रोटेट करने लगता है, मैग्नेट्स ऊपर नीचे पैरेलली मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। अब हम लोग फिलहाल दिल्ली के अंदर स्पेशली हम इस पानी को बॉईल करने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं? हम कोल को बर्न करते हैं। अब हम सबको पता है कि कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एंड जैसे हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कौन सी गैस रिलीज होती है? एनीवन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। लार्ज अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। क्या ये ठीक है बात? क्या कार्बन एमिशन इतने बल्क लेवल पे होना हम लोगों के लिए ठीक है? नो सर, बिकॉज वो हेल्थ कॉज भी हो सकते हैं उससे। हेल्थ कॉज, लास्ट ईयर रिपोर्ट आई है लैंसेट की कि इंडिया के अंदर पॉल्यूशन की वजह से 1.7 मिलियन लोगों की जान गई है, एंड इवन हमारी जीडीपी को 1.4% का लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो ये कोल को बर्न करने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज क्या होती है? कार्बन एमिशन होता है। इस प्रॉब्लम को हम एक तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूरेनियम से प्रोड्यूस करें, न्यूक्लियर फिजन्स करें, एंड उनकी हीट से हम लोगों को क्या मिलेगा? पानी बॉईल होगा, एंड उस स्टीम से टरबाइंस क्या होंगे? रोटेट होंगे, फैंस रोटेट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे पास इतना यूरेनियम फिलहाल नहीं है कि हम इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर पाए। तो हमें यूरेनियम कुछ कंट्रीज से बाय करना पड़ता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, लाइक कनाडा। तो इस वक्त दो कंट्रीज पूरे वर्ल्ड को डील करती है कि किस कंट्री के पास कितना यूरेनियम जाना चाहिए। वो दो कंट्रीज है यूएसए एंड चाइना। यूएसए हमेशा फेवर में रहता है कि इंडिया को यूरेनियम मिलना चाहिए, बट चाइना हमेशा इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि इंडिया को यूरेनियम नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक क्लीन फ्यूल। क्लीनेस्ट फ्यूल हम लोगों को चाहिए, और हम सबको पता है यूरेनियम काफी ज्यादा क्लीन फ्यूल है, कोई कार्बन एमिशन इस दौरान नहीं होता। तो सिविलियन यूज में हम क्या करते हैं? यूरेनियम को ब्रेक डाउन करेंगे इन प्लूटोनियम एंड थोरियम। अब मैं आपको बताता हूं नॉन सिविलियन यूज में इसका कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब हमने यूरेनियम का फिजन किया तो वो प्लूटोनियम और थोरियम में कन्वर्ट हो गया। फर्दर उस थोरियम को हम और एनरिच करते हैं, और फिर न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स या एटम बॉम्ब्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम तक यूरेनियम आता है तो उसका यूज डायरेक्टली एटम बॉम्ब्स के अंदर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फिजन किया जाता है, एंड जब वो फर्दर दो एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, थोरियम एंड प्लूटोनियम, फर्दर उससे एटम बॉम्ब्स बनाए जाती हैं। तो क्या ये जरूरी नहीं था पूरे वर्ल्ड के लिए कि इसको कंट्रोल किया जाए कि किस कंट्री को कितना यूरेनियम मिलना चाहिए? कि लाइक अगर किसी ग्रे कंट्री को हमने यूरेनियम ज्यादा दे दिया तो वो फर्दर उस प्लूटोनियम और थोरियम का यूज किसमें कर सकते हैं? बताइए आप, किसमें कर सकते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स और एटम बॉम्ब्स बनाने से क्या होगा?
वो उनका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो लाइक वी ऑल नो इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है इंडिया की इमेज इज अ पीस लविंग कंट्री। हमने कभी किसी के ऊपर फर्स्ट अटैक नहीं किया, हमारे ऊपर हमेशा अटैक हुआ तो जस्ट हमने सिर्फ खुद को डिफेंड किया। और इसमें डिफेंसिव सिस्टम्स के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। हमारे पास अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, सिप्री एक इंस्टीट्यूशन है जो ये बताती है किस साल में किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। तो हमारे इंडिया के पास सिर्फ 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 160 एंड चाइना के पास 320। तो सोचिए क्या इंडिया में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम और वेपन्स बना सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हम नो डाउट बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, बट स्टिल हम नहीं बनाते। वाई? क्योंकि हम किसी को भी एग्रेसिव मोड में नहीं आते। हाँ समझ रहे हो बच्चों, हम कभी भी एग्रेसिव मोड में नहीं आते वेपन्स को। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है हमारी। एग्जैक्टली बताओ बच्चे दो पॉलिसी, बताओ बच्चे वो पॉलिसी। सर नो फर्स्ट यूज की मतलब हम कभी पहले वॉर नहीं करेंगे स्टार्ट, कभी जब अटैक अगर नहीं कोई करेंगे। हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो एग्जैक्टली अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम खुद को डिफेंड जरूर करेंगे। तो ये इंडिया की पॉलिसी है। और देखिए इस वक्त ना हमारा बहुत बड़ा मेजर कंसर्न इस वक्त एक क्लीन फ्यूल की तरफ जा रहा है। इंस्टेड ऑफ हम उस यूरेनियम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हम इन बॉम्ब्स में इन्वेस्ट करें, उससे बेटर है हम उस यूरेनियम का अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बनाने में यूज करें। क्योंकि आप जान के हैरान हो जाओगे, ये डाटा से तो मैं भी शॉक था, 1 kg ऑफ यूरेनियम जितनी हीट प्रोड्यूस करता है उतना 4 बिलियन kg ऑफ कोल प्रोड्यूस करता है। तो आप सोचिए 4 इंटू 10 की पावर 9 kg ऑफ कोल जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतना सिर्फ 1 kg यूरेनियम प्रोड्यूस करेगा। तो सोचिए कितना कार्बन एमिशन होता है उससे, तो हम उससे बच सकते हैं, ठीक है। ओके सर यूरेनियम का इंटर कंट्री ट्रेड अलाउड होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, हम बाय तो करते हैं यूरेनियम, बहुत सारी कंट्री से हम बाय करते हैं, बट इसको जो कंट्रोल करता है वो यूएसए एंड चाइना, ये दो कंट्रीज इनको कंट्रोल करती है कि किसी ऐसी कंट्री के पास ना जाए जो कि एक ग्रे कंट्री हो। और हमें पता है सर चाइना तो खुद ही ग्रे कंट्री है, चाइना कैसे कंट्रोल? नहीं ऐसा नहीं है बच्चे कि वो एक ग्रे कंट्री तो नहीं माना जाता चाइना, नो डाउट, बट यस पाकिस्तान इज अ ग्रे कंट्री के पास। सर यूएसए के अंदर जब से हुआवेई बैन हो गई तब से यूएसए को मतलब चाइना को कम से कम इससे तो हटा ही देना चाहिए था ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, एक कंट्री ने, जैसे हमने भी तो एप्स बैन करी है चाइना की, बट इट डजंट मींस कि चाइना इज अ ग्रे कंट्री। यस पाकिस्तान इज अ ग्रे कंट्री, बट स्टिल उसके पास सर जिन कंट्रीज के पास पहले से बहुत ज्यादा यूरेनियम अवेलेबल है जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम है और वो अमेरिका और चाइना नहीं है वो कंट्री, तो वहां कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं बच्चे वहां पे करते हैं, उन्होंने भी ट्रीटी साइन की हुई है कि हम इससे ज्यादा और न्यूक्लियर वेपन्स को अब नहीं बनाएंगे एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, ठीक है। उन देशों ने भी ट्रीटी साइन करी हुई है कि हम पीसफुली रहना चाहते हैं, तो हम इतने सारे वेपन्स को बना के, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बना के हम और कंट्रीज को नहीं भड़काएंगे। सो उन कंट्रीज ने इतना रखा हुआ स्टॉक की लाइक कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, लाइक लेकिन हम भी किसी के ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियर सेक्टर था जिसमें हमने 2 प्रोग्राम्स को रन किया, वन इज सिविलियन हम लोगों के लिए एंड सेकेंड इज नॉन सिविलियन या मिलिट्रीज के लिए, ठीक है। एंड हम सबको पता है कि 2 एटम बॉम्ब्स ने जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए थे उन्होंने किया। तो लाइक आप सोचिए इंडिया के पास 150 है एट प्रेजेंट। तो लाइक जिन कंट्री से हमें खतरा है, ठीक है, लाइक ईस्ट में पाकिस्तान एंड वेस्ट में, सॉरी वेस्ट में पाकिस्तान एंड ईस्ट में चाइना, तो एटलीस्ट हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं कि लाइक हम उनसे लगभग compete कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड वॉर 3 इज लाइक इम्पॉसिबल। आजकल वर्ल्ड वॉर 3 इन वेपन से नहीं लड़ी जाती, आपको पता है, वायरसेस से लड़ी जाती है ना। लाइक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर गिराना है, साइबर अटैक किया था सर, उससे टेक्नोलॉजी से भी लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अब हम इनसे क्यों फाइट नहीं करते, बिकॉज हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इतने बॉम्ब्स हैं कि अर्थ एक बार नहीं कई बार खत्म हो सकती है। तो अब इन तरीकों का हम यूज फिलहाल वर्ल्ड वॉर के लिए अगर कोई बॉम्ब स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर सपोज मैंने किसी के न्यूक्लियर बंकर पे किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर बंकर पे बॉम्ब फेंक दिया, तो सर क्या वो एक्सप्लोड हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल मैं फर्दर अब इन पे आऊंगा।
सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं ये कंटेनर्स पे रखे जाते हैं जिसकी रेडिएशन सैटेलाइट नहीं पकड़ पाती। कहां कहां इंडिया में किधर किधर एटम बॉम्ब्स है हम लोगों को नहीं पता, हम सिविलियंस को, ये बहुत सीक्रेटिव रखा जाता है। सर बच्चे एक बात बताइए, अगर मेरे 150 एटम बॉम्ब्स के बारे में किसी कंट्री को पता चल जाए इन फ्यूचर, लेट अस सपोज, ठीक है, और वो वहां पे किसी तरीके से उनको डिफ्यूज कर दे, तो वो हम पे अटैक नहीं कर सकती? कर सकती है, नहीं कर सकती? तो जैसे अभी बच्चे ने बोला, अगर गलती से उन्होंने वहां पे बॉम्बार्डिंग कर दी किसी तरीके से हमारे 150 एटम बॉम्ब्स के पास, तो इंडिया के पास कितने एटम बॉम्ब्स होंगे? 0, एंड सारे हमारे ऊपर ही एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो लाइक इसको बहुत सीक्रेटिव रखा जाता है, इवन हम सिविलियंस को नहीं पता कि ये 150 एटम बॉम्ब्स कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं। सब पर कुछ डिपार्टमेंट्स को पता होता है ना हर कंट्री हाँ, में। ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट्स को तो ऑब्वियसली पता ही होगा जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सर इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है? मतलब ही नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, रॉ है ना हमारे ऊपर। यस सर। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी और वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे, वो बंदे को लीक कर देते हैं वहीं के वहीं। एग्जैक्टली ये इंडिया के, देखिए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत छोटी चीज है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ओके, आपने नाम सुना है DRDO? यस DRDO, सर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना हॉल? शायद से ना सुना हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड नेक्स्ट इज JV इज जॉइंट वेंचर्स। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखिए, मैंने अभी भी अटैकिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा, उसकी जगह मैंने लिखा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अगेन क्यों, वो आप सब जानते हैं कि इंडिया इज अ लाइक पीस लविंग कंट्री, हम अटैक नहीं करेंगे किसी के ऊपर। देखिए सबसे पहले इन दो ने मिलके, आपने नाम सुना लक्ष्य, एक पायलटलेस एयरक्राफ्ट। एक्चुअली में DRDO एंड हॉल ने मिलके 2013 के अंदर लगभग 2013 में एक इन्होंने पायलटलेस एयरक्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था लक्ष्य, ठीक है। तो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअली वर्क करती है, हमारे डिफेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कई सारी इंडिया की एजेंसीज आपस में मिलके भी काम करती है। हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट बनाता है। एंड DRDO क्या बनाता है? मेनली क्या बनाता है DRDO? मिसाइल्स, वेपन्स, है ना, लाइक थोड़े बहुत ड्रोन्स को बनाता है। तो ये आपस में कोलैबोरेट करके इनके ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट में, तो इन दोनों को आपस में मिलके काम करना पड़ता है इंडिया में। एंड JV इज जॉइंट वेंचर। सबसे राइट साइड में आपको दिख रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। आई नो हर बच्चे ने एक ना एक बार ब्रह्मोस के बारे में जरूर सुना होगा, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल ये इतनी एफिशिएंट मिसाइल है कि कई कंट्रीज इंडिया से इस मिसाइल की वजह से डरती है। तो ये ब्रह्मोस किसने बनाया है? एनीवन नोज? ब्रह्मोस किसने बनाया है? किसने बनाया है? इंडिया एंड रशिया। वेरी गुड बच्चे। तो इनका एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और हमने दोनों ने मिलके इस मिसाइल ब्रह्मोस को बनाया। तो बच्चे हमारे इंडिया में एक और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, दैट इज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपस में मिलके भी काम करती है। DRDO न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग काम नहीं करता, मे बी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में, बट मेनली DRDO जो काम करता है वो मिसाइल्स, वेपन्स, गन्स, टैंक्स, थोड़े बहुत ड्रोन्स में काम करता है, ठीक है। ओके सर, अगर इंडिया और रशिया ने ब्रह्मोस बनाई तो सर दोनों को एक एक मिली, तो फिर या फिर सिर्फ इंडिया ने एक ले ली? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं, और एक तो है भी नहीं हमारे पास मल्टीपल मिसाइल्स हैं। और अभी मैं आता हूँ इस चीज में, ओके अभी मैं आता हूँ बच्चे, इस चीज में ध्यान रखना। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पेस प्रोग्राम, जो इंडिया के अंदर रन होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए बच्चों। इसरो। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपने नासा का नाम भी जरूर सुना होगा, नासा का नाम भी सुना होगा, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स। क्या लगता है कौन सी बेटर ऑर्गेनाइजेशन है, नासा और इसरो? सर नासा। ओके, अब इसमें ओके सर बजट ज्यादा है, तर्क आएंगे। ओके बच्चे, सर डिबेटेबल है, ठीक है। कईयों के तर्क आएंगे इसरो, कईयों के डिबेट आएंगे नासा। नो डाउट कुछ सेक्टर्स के अंदर हम नासा से ऊपर है, और कुछ चीजों के अंदर नो डाउट नासा हमसे ऊपर है। सर जैसे इसरो एफिशिएंटली मिसाइल्स लॉन्च करती है, सॉरी मिसाइल्स बोलो तो सैटेलाइट्स लॉन्च, तो वो दूसरी कंट्रीज को हेल्प करती है। ओके, और नासा सिर्फ अपने लिए में भी काम करती है ना? यस सर, वो हेल्प थोड़ी करेंगे सर यूएस वाले किसी को। नहीं बच्चे, ऐसा भी नहीं है, नहीं करते। इंडिया के साथ कई सारे प्रोग्राम्स यूएसए के रन होते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ओके,
स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर हमें दो चीजें समझनी है। पहली सबसे लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ है जियोसिंक्रोनस एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जिसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली जियोसिंक्रोनस और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, बेसिकली ये सैटेलाइट्स बहुत नियर बाय होती है अर्थ के ऑर्बिट के। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? टेररिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखना, या कहां पर कितनी क्रॉप कल्टीवेशन हुई है, कहां पे कितना क्रॉप ग्रोन हुआ है, या हमारा वेदर फोरकास्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए जिन सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है दैट इज जियोसिंक्रोनस एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये बहुत नियर बाय होती है अर्थ के ऑर्बिट। अच्छा, क्या आपने सुनी है बात कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लूज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम? क्या ये बात पता है आप सबको? यस सर। धीरे धीरे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज करता जा रहा है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की लूज हो रही है, हमें सैटेलाइट्स को और क्लोज लाना पड़ रहा है हमारी अर्थ के, और ये सैटेलाइट्स ऑलरेडी अर्थ के बहुत नियर बाय ऑर्बिट्स में होती है। सर आप एक बार इसका रीजन बता सकते हो सर कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? बच्चे एक बात, ओके, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से? अर्थ के कोर की वजह से बच्चे, है ना। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, आपके पास एक मैग्नेट है घर में। यस सर। मैग्नेट होगी ना, ओके, अट्रैक्ट कर रही होगी आयरन को अपनी तरफ, है ना, या रिपेल भी कर रही होगी, है ना। ओके, आप उसको हीट कर दो एक बार, वो हीट होगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लूज कर देगी। अर्थ के अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। आयन एक्साइट हो जाते हैं, आयन एक्साइट हो जाते हैं, और उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और जो सैटेलाइट्स पहले हायर ऑर्बिट्स में होती थी, अब उन्हें और नीचे लाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, क्या? अच्छा, जो जियोसिंक्रोनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो टेरर मूवमेंट्स पर भी बिल्कुल वर्क करती हैं। तो CIA ऐसा मतलब क्यों वो मैक्सिमम इन सैटेलाइट्स का यूज करती हैं? क्या CIA बच्चे वो ड्रोन्स का यूज भी करती है। देखिए, वो सैटेलाइट से नजर रखने के लिए काम आती है, और एज कंपेयर टू ड्रोन, क्या लगता है आपको, सैटेलाइट लार्ज एरिया कवर करेगी या ड्रोन्स? क्या लगता है? सैटेलाइट। तो मेनली ड्रोन्स का वहां पे यूज अटैकिंग के लिए किया जाता है। तो यूएसए मेनली ड्रोन्स का यूज अटैक करने के लिए करता है। सैटेलाइट्स बहुत सारी बहुत बड़ी एरिया पे नजर रखती है, वहां पे देखती है कि वहां पे क्या क्या टेररिस्ट मूवमेंट्स हो रही है। सर हर कंट्री की अपनी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है या फिर वो पब्लिकली अवेलेबल होती है? अच्छा, मोर देन 10,000 सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मतलब कभी अगर आपने स्पेस से देखा ना अर्थ को, तो ऐसा लगेगा मक्खियां नहीं होती, फ्लाइज बिन बिन आ रही होती है, आपको ऐसी दिखेगी अर्थ। अगर आपने टॉप व्यू से देखा कभी अर्थ को, इतनी सैटेलाइट्स हो गई है अर्थ के ऊपर, यू कांट एज्यूम। ठीक है, तो स्पेस प्रोग्राम्स में हमने पहले सीखा जियोसिंक्रोनस एंड रिमोट सेंसिंग को, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इफेक्टिव है। सेकंड, इसके अंदर एक प्रोग्राम रन होता है जो इसरो करता है, दैट इज डीप स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय डीप स्पेस? एनीवन? सर ये ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी है जो सर मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन, वहां जाना जहां मतलब गए नहीं होंगे। एग्जैक्टली, देखिए हम गए तो हुए हैं। जैसे डीप स्पेस मींस मून पे या मार्स पे जाना। इस वक्त हमारे बहुत सारा मेजर अमाउंट मून के ऊपर लगता है चंद्रयान में। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्या इस वक्त हमें एक क्लीन फ्यूल की जरूरत है या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। यस सर। आपने नाम सुना है हीलियम 4? ठीक है, एटॉमिक मास उसका 4U होता है। आप सबने हीलियम के बारे में कि एक नोबल गैस है और काफी ज्यादा स्टेबल गैस है, बट हीलियम 4 एक आइसोटोपिक फॉर्म है जो काफी स्टेबल है। बट मून के ऊपर हीलियम 5 मौजूद है। हीलियम 5 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह एक्ट करता है, लाइक यूरेनियम। तो इस वक्त हीलियम इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, हीलियम 5 इज द क्लीनेस्ट फ्यूल जो अब तक हमें पता है। और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि मून के ऊपर हीलियम 5 का सोर्स क्या है, वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीलियम 5 मून के ऊपर कैसे प्रेजेंट है। सोलर रेडिएशन से आई थी एक रिसर्च। एग्जैक्टली। और हमें पता है कि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, इवन है तो वो 20 टाइम्स ज्यादा थिन है एज कंपेयर टू हमारी अर्थ, क्योंकि उसकी ग्रेविटी 6 टाइम्स कम है। ये बात हम सबको पता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल को बर्न कर रहे हैं, कोल बर्न होकर कार्बन एमिशन ले रहा है, जिससे हम ह्यूमंस की लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो हमें एक नीड थी क्लीनेस्ट फ्यूल की, जो हमें हीलियम 5 से मिल सकता है। और हीलियम 5 इज अ रेडियोएक्टिव। डैम से बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो सर उससे काम नहीं हो रहा। बच्चे देखिए, आपने इस साल एक चैप्टर नहीं पढ़ा सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो कट हो चुका है।
हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ा, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। हर एनर्जीज की लिमिटेशन है, ये एनर्जीज हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकती। लाइक विंड एनर्जी का लिमिटेशन क्या है? बहुत बड़ा एरिया लगता है विंड मिल्स को सेटअप करने में, है ना बच्चों, बहुत बड़ा। और अगर मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं हुई एयर की तो आपके विंड मिल्स घूमेंगे ही, और अगर विंड मिल से नहीं घूमे तो मैग्नेट्स पैरेलली ऊपर नीचे मूव सर सोलर एनर्जी पोल्स पे नहीं आ सकती, पोल्स पे नहीं आ सकती। तो इन सारी एनर्जीज का कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। बट यस, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका सिर्फ एक ही लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन, बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है। गलती से अगर रेडिएशन लीक हो गई तो फिर वही होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट हम लोगों के पास बचता है वो हमें सी के अंदर डंप करना पड़ता है। तो एक रिपोर्ट आई थी, कहते कि आप जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट है सी के अंदर डंप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्वेटिक स्पीशीज को। समुद्र का पानी जो काफी सलाइन होता है वो खत्म कर देता है उनकी रेडिएशन को। बट ये बात झूठ निकली। हम जहां जहां पर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को डंप करते हैं सी के अंदर, उसके 5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज नहीं पाई जाती, ठीक है। बट हम क्या करें? लाइक एक क्लीनेस्ट फ्यूल है, क्योंकि ह्यूमन से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम कोल को बर्न करेंगे। तो इस वक्त हमें नीड है सबसे ज्यादा एक क्लीनेस्ट फ्यूल की, और वो क्लीनेस्ट फ्यूल जो हमें मिल रहा है। सर जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम लैंड पे स्टोर नहीं कर सकते? बच्चे करते हैं, लैंड के अंदर भी करते हैं, बट कितनी लैंड लाएंगे हम लोग? क्या इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। बच्चे इतनी लैंड कहाँ से लाएंगे? नो डाउट हम करते हैं लैंड के अंदर डंप, लेकिन ये जहां पे भी डंपिंग होगी न्यूक्लियर वेस्ट की, क्या हम नियर बाय रख सकते हैं रेजिडेंशियल एरिया के जहां लोग रहते हैं? कभी नहीं रख सकते। तो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमेशा समुद्र के किनारे पे या रेजिडेंशियल एरिया से हमेशा आप ऑब्जर्व करना दूर ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वहां का जितना भी समुद्र का पानी है ऑब्वियसली ठंडा रहता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हमारे ठंडे रहेंगे। सेकंड, वहां से बहुत इजी है न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करना। वरना आप अगर एक ट्रक के अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर जाओ और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और न्यूक्लियर वेस्ट बाहर आ गया तो आप सोचिए फिर क्या होगा, ठीक है। तो इस वक्त डीप स्पेस में हमारा मेजर अमाउंट चंद्रयान के ऊपर लग रहा है, क्योंकि हमें उस हीलियम 5 की नीड है बहुत ज्यादा। जबकि यूएसए का नासा क्या करता है? मेजर अमाउंट ऑफ मनी क्या लगता है कहाँ इन्वेस्ट करता है नासा? सर ड्रोन और सैटेलाइट्स के अंदर। नो नासा कहाँ यूज करता है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज को ढूंढने में। उनका मेन अमाउंट ऑफ मनी लगता है टेलीपोर्टेशन। नाम सुना आपने थ्योरी ऑफ टेलीपोर्टेशन? यस सर। लोग आप में से क्या है थ्योरी ऑफ टेलीपोर्टेशन? सर वैसे नॉर्मल फिजिक्स के हमारे पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम पार्टिकल्स की स्टेट को बहुत धीरे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इससे हम पोजीशन की डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा पाओगे, जा सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर हूँ इंडिया में, और एज इट इज यूएसए में मेरे सेल्स को आप डेवलप कर दो तो मैं यहाँ से वहां तक ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो यूएसए का मेजर अमाउंट। हाँ बच्चे। सर लेकिन हम जैसे अभी के टाइम में हम किसी बंदे को नहीं कर सकते, बट हम क्वांटम मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं स्पेस में। अच्छा, क्या हम पॉसिबल कर पाए अभी तक? इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ही जाते हैं कोल्ड। ओके साइरो स्टेट के अंदर जब भी एटम्स होते हैं सर बहुत कोल्ड स्टेट के अंदर, तो मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस है, 2-3 सेंटीमीटर तक हो जाते हैं पार्टिकल्स। ओके 2 और 3 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग मैं आपसे पूछता हूँ, कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर? कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे नोन में है? सर अभी 3, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है सर, कितने निकल जाएंगे मेरे को नहीं फोटॉन्स और फोरॉन्स भी हैं बच्चे। मैं आपको बता दूं, टोटल 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज हमारे नोन में है सर। फोरॉन्स भी हैं शायद बहुत सारे बच्चे, बोसोन्स, हिग्स बोसोन्स, और इवन एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद है एक एटम के अंदर। तो आप में 9th के स्टूडेंट स्पेशली नहीं लाए हैं, क्योंकि उससे फिर लॉस ऑफ एटम्स भी होता है। लॉस ऑफ एटम्स, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है। स्पेशली 9th के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, आप लोगों ने सीखा होगा कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोगों को मिल चुके हैं। हम क्यों स्टडी नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है। आज भी हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यूएसए का जो नासा, सर हाईली अनस्टेबल का मतलब? बच्चे जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है?
सर अनस्टेबल है, फिजन अनस्टेबल। Unstable है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है अपने डॉटर न्यूक्लियाई में। बच्चे ये केमिस्ट्री का एक बहुत डीप टॉपिक है। केमिकल रिएक्शंस होने का मेन मोटिव ही क्या है? अपना एनर्जी लेवल कम कर दो। एनर्जी लेवल जितना कम होगा आप लोगों का, आपके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। आप एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं हाइट से, क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे नीचे आती रहेगी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, नो काइनेटिक एंड नो पोटेंशियल। तो यहाँ पर जितने भी चीजें रिएक्शंस हो रही है स्पेस में, हर चीज यही ट्राई कर रही है कि वो पूरी तरह अपनी एनर्जी को जीरो कर दे ताकि उसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। इसी वजह से तो बिग बैंग होता है। ठीक है, मैं इस वक्त इतना डीप में नहीं जाऊंगा। नो डाउट कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपसे इन डीप थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस वक्त हमें क्यों डीप स्पेस पे जाना पड़ रहा है? फॉर द क्लीनेस्ट फ्यूल। हमारा मेन मोटिव इस वक्त ये नहीं है कि हमें एलियन से मिलना है या एलियन से कुछ टेक्नोलॉजीज को लेना है, जो यूएसए का नासा इस वक्त बहुत बल्क लेवल पे कर रहा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव चंद्रयान पे जाने का क्या है? सर यूएस को कोई सक्सेस मिला इसमें? हमें नहीं पता। एरिया 51 के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, है ना? यस सिर्फ अभी र्यूमर्स, अभी सिर्फ र्यूमर्स, क्योंकि जब तक कोई थ्योरी नहीं आएगी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। देखिए इसमें एक मतलब कि 2 years पहले एक मतलब कि नासा ने एक सेम सोलर सिस्टम फाइंड करा था जिसका नाम उन्होंने ट्रैपस्टर मतलब था। उन्होंने ये बताया था कि सेम जो उसमें प्लैनेट लाइन है उसमें सेम अर्थ की तरह थर्ड प्लैनेट टेरेस्ट्रियल है, उस पे मतलब कि अवेलेबिलिटी हो सकती है वाटर की। हो सकती है, नो डाउट। बहुत सारी जगहों पे अवेलेबिलिटी हो सकती है। कितने सारे स्टार्स हैं यहाँ पर। इवन हमारा जो स्टार है सन, उसके अराउंड कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सोचे कितने स्टार्स है तो उनके अराउंड कितने प्लैनेट्स होंगे, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो हो सकता है कहीं पे लाइफ हो, कहीं पे वाटर। बहुत सारे होते हैं लेकिन वहां तक जाना ही तो मुश्किल होता है। ऑब्वियसली बच्चे, हमसे बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो हमारा इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट है इसरो के अंदर, वो इस वक्त एक प्रैक्टिकली फैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से स्पेशली इंडिया की कैपिटल दिल्ली को, जहां पे इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन है, एक क्लीन फ्यूल दे दे। जबकि नासा जिसके पास ऑलरेडी बहुत यूरेनियम है, ऑलरेडी वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, तो मेजरली कहां पे वर्क कर रहा है इस वक्त? एलियंस को ढूंढने में या थ्योरी ऑफ टेलीपोर्टेशन पे काम कर रहा है। हमारा फिलहाल ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है सर, इसलिए यूएसए में पॉल्यूशन का अमाउंट इंडिया से कम है कि मतलब वहां पे यूरेनियम ज्यादा है तो इसलिए क्लीनर फ्यूल है वो। ऑब्वियसली बच्चे, रशिया में भी नहीं है क्योंकि रशिया भी अपनी मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है इसलिए भी होगा। एग्जैक्टली बच्चे, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारे ये इसरो के सेंटर्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट आता है हैवी इंडस्ट्रीज। ये सारी एक्चुअली में पीएसयूज के अंडर आती है। आपको किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय पीएसयू? व्हाट डू यू मीन बाय पीएसयू? पावर सप्लाई यूनिट। नो बच्चे, पीएसयू एनीवन? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट। वो इंडस्ट्रीज जिनके अंदर मेजर स्टेक गवर्नमेंट का होता है और एक माइनर स्टेक प्राइवेट कंपनीज का होता है। जैसे भेल, पता है आप सबको? व्हाट डू यू मीन बाय भेल? पहले मारुति भी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गेल, ठीक है, कोल इंडिया पावर, एनटीपीसी, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, ये सारी की सारी कंपनीज बेसिकली पीएसयूज के अंदर आती है। पीएसयू क्या होती है? वो कंपनीज जिनके अंदर मेजर स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है एंड माइनर स्टेक किसका होता है? प्राइवेट कंपनीज का होता है। हमें इन प्राइवेट कंपनीज को कुछ स्टेक देके इन कंपनीज के अंदर इंडल्ज करना होता है। कोई बताए क्यों कंपनीज को इंडल्ज करती है? प्राइवेट कंपनीज को क्यों इंडल्ज करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निक्स तो प्राइवेट कंपनीज ही लाएंगी ना। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी रन कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमें बहुत ज्यादा वहां पे कंप्यूटर की जरूरत है या सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो क्या अब इंडिया की गवर्नमेंट एक और कंपनी बना देगी लैपटॉप्स के लिए या हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए? नहीं, हमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को इंडल्ज करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज को इंडल्ज, प्राइवेट कंपनीज कंसल्टेंसी सर्विसेज लगेगी। एग्जैक्टली। ठीक है, सर पीएसयू एंड पीएसई आर द सेम थिंग ना? नो बच्चे, दोनों अलग अलग होते हैं। एंटरप्राइज नहीं बच्चे, वो थोड़ा अलग होता है, उस बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल पीएसयूज के बारे में। जितनी सिक्योरिटी आपकी एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर होती है, उतनी ही सेम सिक्योरिटी आपकी पीएसयूज के अंदर भी होती है। कई बार आपने ऑपोजिशन पार्टी को सुनते हुए सुना होगा
कि इन्होंने एयरपोर्ट्स भेज दिए हमारी गवर्नमेंट ने, है ना, रेलवे स्टेशन भेज दिए, हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है। वो एक्चुअली में प्राइवेटाइज नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली में कुछ प्राइवेट कंपनीज को इन पीएसयूज के अंदर ला रहे होते हैं। पीएसयूज के अंदर एक मेजर कंडीशन है कि पीएसयूज के अंदर मेजर स्टेक, मोर देन 51% स्टेक इंडिया की गवर्नमेंट का ही होगा और एक माइनर स्टेक प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा और इनकी सैलरी लगभग उतनी होती है जितनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज लाइक हैवी इंडस्ट्री, क्या होती है हैवी इंडस्ट्रीज, क्या होती है हैवी इंडस्ट्री? सर शायद इनमें हैवी मशीनरी होती है। हैवी मशीनरी जैसे लाइक स्टील, हम कितना यूज करते होंगे स्टील का? बहुत ज्यादा तो यूज नहीं करते होंगे जितना SAIL यूज करती है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कितना लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील यूज होता है लाइक इन मेकिंग ऑफ ब्रिजेस या मेट्रोस या पुल, है ना? कितना लार्ज अमाउंट ऑफ ONGC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्या हम इतना यूज कर पाते हैं प्राइवेटाइजेशन में? हम लोग यूज कर नो। तो ये इंडस्ट्री जो इनका बहुत बल्क लेवल पे हैवी मशीनरीज का यूज करती है, इन इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कई बार सुना होगा हमारी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स भेज दिए। नहीं बच्चे, एयरपोर्ट्स बेचे नहीं होते, कुछ प्राइवेट कंपनीज को अपने साथ इंडल्ज किया होता है, बट गवर्नमेंट की एक कंडीशन होती है कि लाइक ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज में मेजर स्टेक किसका होगा? किसका होगा मेजर स्टेक? हमारी गवर्नमेंट। ये मोर देन 51% होगा। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में गवर्नमेंट का डिफरेंट डिफरेंट स्टेक है, तो आप इनके अंदर भी एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं इन हैवी इंडस्ट्रीज। अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ क्लासिफाइड। ओके, लास्ट टॉपिक है क्लासिफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइड? किसी को पता आप में से? सर जो इन्फॉर्मेशन सिविलियंस को अलाउड नहीं होती, पता होना। जो इन्फॉर्मेशन सिविलियंस को अलाउड नहीं होती बताना। हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट नो। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें इस वक्त, ओके, हमारी एजेंसी का क्या नाम है? इंटेलिजेंस एजेंसी का रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के अंडर बहुत सारी चाइल्ड एजेंसीज आती है, जिसमें से बहुत सारी एजेंसीज हम लोगों को नहीं भी पता। मैं डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि मेरे अपने ओपिनियंस भी है इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि कितनी सारी एजेंसीज इस रॉ के अंडर आती है। एक एजेंसी तो हमें पता है, दैट इज NTRO। लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस एजेंसी की नीड क्यों पड़ी हमें? क्योंकि 1999 में जो कारगिल की वॉर हुई थी, कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर इतना बड़ा लेवल पे अटैक कर पा रहा है। तो हमने उसके बाद NTRO फाउंड करी। NTRO इज टोटली अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करती है ये जानने में कि हमारे अगेंस्ट कौन कौन सी कहां पर प्लानिंग हो रही है। इवन ये रॉ सिर्फ हमें टेररिस्ट से नहीं बचाती है, ये इवन रॉ हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे बच्चों ने बात करी ना अभी कि ये इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा हुआ है कि एटम बॉम्ब्स कहां पर है इंडिया के पास, क्यों इतना जरूरी है, ये इसको भी प्रिजर्व करती है कि हमारे एटम बॉम्ब्स कहां कहां पर मौजूद है, उसको भी सिक्योर करना कहीं ना कहीं रॉ की जिम्मेदारी है। तो रॉ के अंदर बहुत सारी चाइल्ड एजेंसीज है जो अपने लेवल पे काम करती है, बट इनका एक ही मोटिव है, हमारी कंट्री को क्या करना, दूसरों पे अटैक करना या सिर्फ हमें सिक्योर करना? हमें सिक्योर। तो रॉ के अंदर एज अ स्पाइन की तरह काम करती है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाईली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे ये। हाँ बच्चे, सही सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इनको होती है बच्चे, प्राइम मिनिस्टर को होती है ये सारी इंफॉर्मेशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जरूर होती है क्योंकि सारी एजेंसीज PMO के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और जैसे मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो इन इंफॉर्मेशन को भी कुछ चेंज किया जाता है? लीक नहीं करते, नहीं वो कभी लीक नहीं करते बच्चे, कभी लीक नहीं करते सर। वो पब्लिक बॉन्ड के अंदर होते हैं, अगर उन्होंने पब्लिक बॉन्ड के अंदर लीगल एक्शन होता है। एग्जैक्टली, ऑफिशियली सीक्रेट है। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो जो हमारे इस CL नॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो ओनर है मिस्टर गौरव गोयल सर, वो इवन यहाँ पे साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट वर्क कर चुके हैं PMO में। ठीक है, एक्चुअली में उन्होंने ही आपकी काउंसलिंग लेनी थी, बट वो इस वक्त IIT दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट में बिजी है, तो वो नहीं ले पाए इस वजह से क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चाइल्ड एजेंसीज है रॉ के अंडर और सब अपने लेवल पे काम करती है। ओके, सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करना है कि
यहाँ तक जाने का पाथवे क्या होता है। एक्सट्रीम लेफ्ट में आप टॉप में देखिए, आप लोग साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, आइदर आप पीसीएम लेते हैं या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो लेते हैं। आप इसके बाद आप बीएससी या एमएससी में काम कर सकते हैं। देखिए बीएससी इज नॉट सफिशिएंट। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, आइदर फिजिक्स में, आइदर मैथ्स में, या आइदर केमिस्ट्री के अंदर, तो बीएससी कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। आपको बीएससी के साथ साथ मास्टर्स करनी पड़ती है, या तो आप इन स्ट्रीम्स को ऑप्ट करके इंजीनियरिंग भी करते हैं, है ना। आफ्टर दैट आप लोगों को एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, दैट इज गेट। नाम सुना आपने गेट एग्जाम का? ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सर बीएससी और एमएससी की जगह बीटेक एमटेक से हो जाएगा? नहीं बच्चे देखिए, हाँ ऑब्वियसली एमएससी इज इक्विवेलेंट टू बीटेक, ठीक है, तभी मैंने आपको बोला बीएससी इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपको एमएससी करनी पड़ती है, आइदर गो फॉर एमएससी और गो फॉर बीटेक या इंजीनियरिंग। तो एमएससी इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग। इन एग्जाम को क्रैक गेट का एग्जाम देती है। ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या अपनी मास्टर्स में, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एग्जाम्स को क्रैक करके या तो आप एमटेक में जाते हैं, या आप इनके अंदर इन पीएसयूज या बाक, एनपीसीआईएल या डीआरडीओ एज अ साइंटिस्ट काम करते हैं। तो आप इनके अंदर बाक क्या कोई बताएगा मुझे? बाक भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन, और एनपीसीआईएल क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो बाक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एनपीसीआईएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इंडिया के अंदर रन करती है। तो आप इस गेट का एग्जाम क्रैक करके या तो पीएसयूज के अंदर जा सकते हैं, जो मैंने आपसे हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करा, या आप इन बाक, एनपीसीआईएल या डीआरडीओ इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। लास्ट स्टेज होती है क्लासिफाइड। आपको दिख रहा है ब्लू बॉक्स राइट साइड में, एनटीआरओ, एसएफएफ, एसजी, है ना। ये सारी हमारी क्लासिफाइड एजेंसीज होती है। इनके अंदर पहुंचने का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपने इन पीएसयूज के अंदर या बाक या एनपीसीआईएल या डीआरडीओ इन एजेंसीज के अंदर आपने कितना काम किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या इंटेलिजेंस है, एंड इनसे भी अबव आपकी क्या डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर कंट्री, है ना। तो ये जो होता है, और आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बाक के अंदर एक बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट है एंड आपके ऊपर कंपल्शन है कि आपको इन क्लासिफाइड एजेंसीज के अंदर जाना ही जाना है। दैट इज नॉट कंपल्शन। ये आपके इंटरेस्ट और टुवर्ड्स डेडिकेशन टुवर्ड्स योर कंट्री, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप इन क्लासिफाइड एजेंसीज में कैसे जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जाने का एक तरीका और है। आप टॉप पे देखिए, साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप एनडीए का एग्जाम क्रैक करते हैं। एनडीए के बाद आप किस में जाते हैं? किस में जाते हैं आप? आर्म फोर्सेस में। अगेन इन आर्म फोर्सेस में आप कैसा काम करते हैं? इन आर्म फोर्सेस में आप कैसा काम करते हैं तो भी आप इन क्लासिफाइड एजेंसीज के अंदर जा सकते हैं। एक तरीका और है, आफ्टर इंजीनियरिंग आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, कंबाइंड डिफेंसिव सिक्योरिटीज का सर्विसेज का, सॉरी। उसके बाद भी आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। एंड अगेन लास्ट थिंग इज हमारी क्लासिफाइड एजेंसीज। तो ये जो मैंने एजेंसीज के बारे में आपको बताया है, विकिपीडिया पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है इन एजेंसीज के बारे में। तो इनका जो सिलेक्शन होता है वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से होता है। बस हमें इतना पता है कि यहाँ पे जाने के लिए मोर ओवर मनी आप लोगों की डेडिकेशन टुवर्ड्स योर कंट्री हमेशा वर्क करती है इसके अंदर। हाँ बच्चे, तो जिस स्टूडेंट ने पीसीबी ऑप्ट करी उसके लिए भी सेम मेथड है? हाँ बच्चे, सेम मेथड है, आप जा सकते हो उसके अंदर। तो आप समझिए, मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट करा कि आप एज अ साइंटिस्ट वर्क कर सकते हैं आफ्टर योर इंजीनियरिंग और आफ्टर योर मेडिकल। क्यों आप जा सकते हैं इन सर्विसेज के अंदर? देखिए, मैंने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया लास्ट 10 ईयर्स से। कई मेरे स्टूडेंट्स आईआईटीज या अच्छे इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट हुए हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करा है, मोस्ट ऑफ द क्या, लगभग सारे ही स्टूडेंट्स एमएनसीज के अंदर जाते हैं। पता है ना आप सबको, प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि लाइक बीटेक हुई, एमटेक हुई और एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करो। क्यों ज्वाइन करो? पैकेज हाई है ना। हम वहां पर जाएंगे, हाई पैकेज सर पैकेज हाई है, रिवॉर्ड्स हाई है, वर्क आवर्स लो है।
एग्जैक्टली उसके बाद हम स्विच करेंगे कंपनीज, पैकेजेस बढ़ेंगे, फॉरेन में सेटल हो जाएंगे और अपने लिए चीजों को अर्न करेंगे। और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि आप एज अ साइंटिस्ट कैसे वर्क कर सकते हैं कंट्री के लिए। बच्चे आई नो एमएनसीज के अंदर पैकेज बहुत हाई होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर पैकेज हाई नहीं होते। अब जो पे कमीशन आई है उनके अंदर भी बहुत हाई सैलरीज इन पीएसयूज या एज अ साइंटिस्ट जब आप वर्क करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको मिलते हैं, बहुत हाई पैकेजेस आपको मिलते हैं। बट थिंग इज दैट जितने भी साइंटिस्ट इनके अंडर वर्क करते हैं उनके लिए फर्स्ट थिंग मनी कभी भी नहीं होता। उनके लिए एक डेडिकेशन होती है, उनके लिए एक इंटरेस्ट होता है कि आप लोगों को अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। हमारी ऑलरेडी कंट्री बहुत लाइक स्पेशली दिल्ली गुड़गांव, कितना पॉल्यूशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो क्या दिमाग में थॉट आता है कि हम यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे और किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ ये नहीं सोचते कि हम एज अ साइंटिस्ट वर्क करें बाग के अंदर, हम कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रन करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, डेवलप करें, यूरेनियम से और इफेक्टिव तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाए, कुछ पावर प्लांट्स को सेटअप किया जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टर्म आती है ना हमारे यूथ के अंदर, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी क्या हो गई है, हम कह सकते हैं कम हो गई है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है। अभी बीटेक करनी है, अभी हमें एक कंपनी चाहिए, कॉलेज में कंपनीज आएंगी प्राइवेट, हमें सेलेक्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैकेज दे एंड हम कंपनीज को स्विच करके और पैकेज ले ले। सर यूनिवर्सिटीज भी सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई हैं इस वजह से। एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मुझे कैंपस प्लेसमेंट की परसेंटेज से एडमिशन लेते हैं बच्चे आजकल, देख के कितनी परसेंट कैंपस प्लेसमेंट। एग्जैक्टली ठीक है। तो सर हम एमएनसी में जाने के बाद इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं एमएससी में जाने के बाद। लाइक मेरा फ्रेंड है डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, उसकी गेट में 2nd रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। तो उसने कोई भी वो पीएसयू या गवर्नमेंट की एजेंसी को वो सेलेक्ट कर सकता था। सबसे टॉप पे इस वक्त डीआरडीओ है, तो वो एज अ डीआरडीओ साइंटिस्ट वर्क कर रहा है इस वक्त, मेरा फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप पीएसयूज में जाना चाहते हैं या कोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ठीक है, आप सबको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ऐसा तो नहीं है वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके एज अ साइंटिस्ट काम नहीं कर सकते थे, नो डाउट वो कर सकते थे। ठीक है, तब भी उन्होंने किसके लिए वर्क करा, हमारी कंट्री के लिए वर्क करा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एमएनसीज खराब है, नो डाउट आप अपने लिए सोच सकते हैं, आपको ज्यादा पैकेजेस चाहिए, नो डाउट आप एमएनसीज के अंदर वर्क कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल और एज अ साइंटिस्ट जब आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं वो लाइफस्टाइल, उन दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लैक्स ऑफ रुपीज से आप उन दोनों लाइफस्टाइल्स को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मेरे कुछ फ्रेंड्स एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, एक बाग में है और एक डीआरडीओ में। सो आई नो इन लोगों का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एमएनसीज। और मैंने कुछ सालों में अपने कई स्टूडेंट जिन्होंने आईआईटी या डीटीयू के एग्जाम्स को क्रैक करा, मैंने उनको देखा है कि मोर ओवर वो एक प्राइवेट कंपनीज की तरफ ही मूव ऑन करते हैं, और उनका अगेन यही रीजन होता है हायर पैकेज, या हम फॉरेन के अंदर क्या हो जाएंगे, सेटल हो बार्क जाएंगे। भी इंडिया की है ना? एग्जैक्टली बच्चे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सर एक आउट ऑफ सर मतलब एक जनरल क्वेश्चन है इससे बाहर। हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे देश में विसल ब्लोअर्स पे क्या एक्शन होता है? क्या सर इंडिया के अंदर विसल ब्लोअर्स पे क्या एक्शन लेते हैं? थोड़ा और आप एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में? सर जैसे एडवर्ड स्नोडेन ने विसल ब्लो करी थी कि मतलब इंफॉर्मेशन लीक करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो सर वहां तो यूएस के अंदर तो है कि मतलब उसकी लीगल प्रोसिक्यूशन हो जाती है और फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो वो रशिया के अंदर सेटल हो गया था। तो सर यहाँ क्या है प्रोविजन? बच्चे यहाँ अगर हमारे यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, मेरे फादर एक्चुअली में लॉयर है और मुझे लॉ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन सच में नहीं है। हमारे कुछ कानून बने हुए हैं, हमारे कुछ अपने लॉज हैं। कोई भी अगर कंट्री के साथ इस तरीके से करता है कोई इंफॉर्मेशन लीक, तो नो डाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी लाइफ टाइम का सेंटेंस जो होता है उसका, वो डेफिनेटली उसको मिलता है। यहाँ पे फांसी या जो डेथ है वो बहुत बहुत इंडिया में रेयर केस में दी जाती है। सर वो सेक्शन लग जाएगा मेरे ख्याल से ट्रीजन का, ट्रीजन टुवर्ड्स द कंट्री। मे बी। और जनरली क्या लॉ है हमारे इंडिया में, कितने लॉज है मुझे भी जनरली नहीं पता, जबकि मेरे फादर एक लॉयर है। ठीक है, तो मैंने उनकी बुक्स देखी हुई है एंड मैं कई बार बुक्स देख के शॉक्ड हो जाता हूँ कि लाइक इतने लॉ के बाद भी एक एंटी लॉ होता है।
है ना, कि लॉ को भी ब्रेक करने के लिए कैंटीन लॉ। तो लाइक क्या होता है उनके साथ, फॉर शॉर्ट जेल ही होती है, बट जहां तक डेथ सेंटेंस है वो इंडिया में बहुत बहुत और सर रेयर मोर केसेस देन 2000 लॉज आर पेंडिंग। मोस्ट ऑफ देम सर एनवायरमेंटल, पब्लिक पॉलिसी और साइबर पॉलिसी के लॉज 2012 में जो निकले थे, बहुत सारे लॉज अभी भी पेंडिंग पड़े हुए जो अभी अमेंड होने कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली। तो देखिए मैं हाँ जी बच्चे पूछिए। सर एक आर्ट्स जो स्टूडेंट अभी जैसे 10th के बाद आर्ट्स लेगा तो उसके लिए क्या क्या लाइंस अवेलेबल है? बच्चे बहुत सारी लाइंस अवेलेबल होती है, तभी आपके स्कूल ने काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करी है। एंड आई थिंक आपको भी मिला होगा इसके रिगार्डिंग, है ना बच्चे, शेड्यूल भी मिला होगा कि किस रिगार्डिंग कौन सी काउंसलिंग हो रही है। तो फिलहाल मेरी काउंसलिंग इज टोटली डेडिकेटेड टू साइंस, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट एक आईआईटी एंड मेडिकल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। तो मेरे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करें, हाँ मेडिकल लेके अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो जाए तो वहाँ पे सैलरी के बेसिस पे क्या है? बच्चे सैलरीज अच्छी होती है डॉक्टर्स की। ये कई लोगों को गलत फहमी है कि लाइक सैलरीज गवर्नमेंट में अच्छी नहीं होती। नो डाउट आपकी पे कमीशन के अंदर बहुत हाई सैलरीज मिलती है, बट बच्चे एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपनी गवर्नमेंट के लिए या पीएसयूज के लिए काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सैलरी का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं नीचे होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट आप लोगों के अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए टुवर्ड्स योर कंट्री। इमोशंस होने बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप डॉक्टर तो फॉरेन में भी बन सकते हैं या डॉक्टर तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बन सकते हैं, बट वहां पे प्रॉफिट किसको होगा? क्या गवर्नमेंट को होगा, हमारी कंट्री को होगा, या उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को होगा, तब उनका भी फायदा होगा। हाँ नो डाउट आपकी भी सैलरी होगी वहां पे। बट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो पे नहीं करेंगे आप लोगों को, स्टिल आपके अंदर एक इमोशन होना चाहिए कि मुझे उन लोगों को ठीक करना है। तो आप ध्यान रखिए जितने भी ये सेक्टर्स हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है, आइदर दिस क्लासिफाइड और हेवी इंडस्ट्रीज, या आप हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्पेस प्रोग्राम्स या हमारे डिफेंस सिस्टम, इन सब के अंदर अगर आप एज अ साइंटिस्ट वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं मनी का जो आपका एक थॉट है उसको कहीं ना कहीं आपको नीचे रखना पड़ेगा, और फर्स्ट थॉट सिर्फ अपनी कंट्री के लिए होना चाहिए, और ये आपकी चॉइस है। हाँ बच्चे सर जैसे अगर हमें इसरो में एज अ साइंटिस्ट काम करना है तो हमें कौन कौन सी स्ट्रीम या फिर कौन कौन से कॉलेजेस से हमें ट्राई करना कोई भी स्ट्रीम, आप इंजीनियरिंग करके भी जा सकते हैं इसरो के अंदर, या आप किसी भी फिजिक्स, आइदर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, आप किसी भी फील्ड में मास्टर्स करके गेट का एग्जाम देके आप फर्दर जा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पे पाथवे बना दिया आप लोगों का। हाँ जी बच्चे, और कोई डाउट? सर पीसीबी में भी जा सकते हैं? हाँ बच्चे, आप पीसीबी से भी जा सकते हैं। मैंने अगेन बताया आप पीसीबी से भी आगे फर्दर कर सकते हैं। जहां तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आप इसरो के अंदर आई थिंक नहीं जा सकते, क्योंकि इसरो के अंदर कोई भी ऐसी चीज ही वर्क नहीं कर रही जहां पे एज अ बायो के लिए हमें रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और अगर उन्हें कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट होती भी है तो अगेन पीएसयूज तो फिर उनके पास एक एज अ ऑप्शन है, वो कोलैबोरेट करके उनके साथ काम कर सकते हैं। हाँ बच्चे, सर अगर आपने एनडीए का एग्जाम दे के आप आर्म फोर्सेस में चले गए, उसके बाद सर आप वहां से हटके आपको अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो? हाँ बच्चे, आप कर सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर एक रूल है, किसी भी टाइम पे आप कोई भी स्टडी कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर जॉब कर रहे हैं उसके बाद आपका मन करे कि मुझे लॉ करना है तो नो डाउट आप लॉ के अंदर भी मूव ऑन कर सकते हैं। और सर अगर आप एनडीए के थ्रू आर्म फोर्सेस में गए तो सर वहां आपको पहले इंटर्न की तरह रखते हैं, सीधा आपकी सर जॉब? बच्चे वो अपनी ग्रेजुएशन करवाते हैं, एनडीए में अपनी ग्रेजुएशन होती है 3 साल की। उसके बाद ग्रेजुएशन जब आप क्लियर करेंगे देन आपको आर्म फोर्सेस में आगे जॉब्स मिल जाएंगे, और उसके बाद एट लास्ट तो सीक्रेट होता है कि आप इन क्लासिफाइड एजेंसीज में कैसे जा सकते हैं, वो फिर उसके बाद। Just a second, Kumar Soumya. Just a second, sir. Since the students know already that you are coming here, and they have also prepared some questions to us from you, so I'll be just calling the names of some students so that they can clear their doubts from you. Sure. So first, Kumar Soumya, you can ask. Yes. Kumar Soumya, you can ask your question, beta.
He left the meeting? Okay, no problem. So, starting with Riya Tanwar of 9th E. Okay. Yes, बच्चे Riya. Good morning, good afternoon, sir. Good That afternoon, was बच्चे. indeed session, and we are extremely grateful to you for being with us here today. Okay. All Thank you. have a doubt in my mind. If I choose to go for medical with the subject combination of PCB with additional mathematics, what are the different career options for me? बच्चे आपके पास अगर बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स भी है, so you have both options. Either you can go for BSc or MSc in either physics or either chemistry or either bio or either in any stream. ठीक है? एंड अगर आपके पास बायो के साथ साथ मैथमेटिक्स भी है, तो आप मेडिकल के एग्जाम्स के साथ साथ लाइक नीट के साथ साथ आप इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं. बट फर्दर एट लास्ट आफ्टर 12th आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. Either you go for non-medical streams or either you go for medical streams. तो at last after 12th आपको क्लियर करना पड़ेगा. बट अगर आपके पास मैथ्स एंड बायो दोनों है, तो आप कोई भी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से. And if I want to go for NDA, if I want to do the NDA exam and become an army officer? Yes, you can go. You can go with any of this stream. We can do that. Yes, you can. You can. So, but if we pass the NDA exam, do we have to do a master's in physics or chemistry? No, बच्चे फिर आपको नीड नहीं है. मैंने अगेन बताया ना, 12th के बाद अगर आप NDA का एग्जाम क्रैक करते हैं, तो NDA अपनी ग्रेजुएशन करवाता है. ठीक है? एंड अगर आप इनसे हटके फिर अलग से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यू हैव ऑप्शन. You can join Delhi University at any time. But condition is that कि उस साल जो कट ऑफ जाएगी आपके 12th में उतनी परसेंटेज होनी चाहिए. Okay, thank you. Okay. Any questions? So next question, sir. Shrishti from 9th E will be asking. Okay. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So my question is that what are the requirement degrees for nuclear scientist? If you want to be a nuclear scientist, so what are the degrees that have been required? Okay. First of all, मैंने बताया आप सबको एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट या तो आप दो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर सकते हैं, आइदर बाक और आइदर NPCIL. सो इसके लिए या तो आप लोगों को मास्टर्स करनी होगी आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन मैथमेटिक्स, और यू कैन चूज इंजीनियरिंग. आफ्टर दिस यू हैव टू क्लियर द एग्जाम ऑफ गेट. जैसे ही आपका गेट का एग्जाम क्रैक होगा, तो आपकी जो रैंक आएगी उन बेसिस पे आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को चूज कर सकते हैं. ठीक है? जितने भी PSUs या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती. गेट के अंदर आपका क्या स्कोर है या क्या रैंक है, ये इन्हीं बेसिस पे मिलती है. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गेट में टॉप रैंक स्कोर करते हैं, दे कैन गो फॉर DRDO. लाइक मैंने बताया, मेरा फ्रेंड जिसकी सेकंड रैंक थी गेट एग्जाम में, उसने DRDO को सेलेक्ट. तो आप अगर केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स करते हैं, स्पेशली इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री, और आप गेट का एग्जाम क्रैक करते हैं, तो नो डाउट आप एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन बाक या NPCIL में काम कर सकते हैं. और इन दोनों में क्या फर्क है मैं बता चुका हूँ. बाक इज R&D ऑर्गेनाइजेशन, ये मेनली रिसर्च करती है, एंड NPCIL इज ऑपरेशनल, ये वर्क करती है, ऑपरेशंस इंडिया में चलाती है कि कहाँ कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लेवल पे वर्क करे. Okay, sir. Thank you. Okay. Next question, sir. Vanchika Tyagi from 9th F. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Vanchika. So my question is that India has achieved a remarkable success in unmanned space missions, including Chandrayaan and Mars orbiter missions. Exactly. But has not ventured into manned space mission, both terms of technology and logistics. In your opinion, what is the possible reasons for that? Okay, देखिए अभी तक इनके अंदर तो USA भी अभी तक किसी भी मैन को या किसी भी ह्यूमंस को दूसरे प्लैनेट्स तक नहीं भेज पाया, एक्सेप्ट हमारे मून तक. इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम देख पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम एक तो फूड. ये बात आप में से कोई और बच्चा मुझसे डिस्कस करना चाहेगा? व्हाट इज अ प्रॉब्लम? ये इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अगर
सर अगर मैन को भेजा उधर, so the size of the size of the vehicle would increase, so compact नहीं रहेगा, पैराशूट्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा, जेट्स का साइज बढ़ाना पड़ेगा, उसमें वेट बढ़ गया सर, वेट बढ़ गया तो फ्यूल बढ़ गया सर, फ्यूल बढ़ने से और वेट ज्यादा हो जाएगा और फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी इतनी नहीं होगी ह्यूमन। 2025 में जहां तक चांसेस है नासा फर्स्ट ह्यूमंस को मार्स के ऊपर भेज रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमंस के लिए हमें बहुत ज्यादा लोड को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, लाइक वाटर या फूड, जो स्पेशल पैकेट्स आते हैं। नॉर्मल फूड स्पेस में काम नहीं करता। अच्छा, स्पेस ट्यूब में होता है। एग्जैक्टली स्पेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो एक ह्यूमंस फील करते हैं, वो चैलेंज क्या है? किसी को पता है बच्चे अपने से? सबसे बड़ा चैलेंज जो स्पेस में, सबसे पहला चैलेंज फूड नहीं, नॉट फूड। सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए भी, किसी ऑक्सीजन नहीं बच्चे, ये सब भी नहीं है। जैसे ही आप स्पेस में पहुंचते हैं, आपका आईक्यू लेवल कम हो जाता है एक नॉर्मल आईक्यू लेवल से, ठीक है? तो स्पेस के अंदर आईक्यू लेवल की कमी आना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेस के अंदर। एंड सेकंड सबसे बड़ा रीजन स्पेस के अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग फील करता है, वो है एग्रेसिव बिहेवियर। जैसे ही आप लोग स्पेस में पहुंचते हैं, आपके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं, एंड स्पेशली आप एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, फिजिकल चैलेंजेस भी है, इमोशनल चैलेंजेस भी है। ये सारे के सारे चैलेंजेस को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इंडियंस ही अभी तक ह्यूमंस को मार्स के ऊपर नहीं भेज पाए, अभी तक यूएसए ने भी नहीं भेजा। सर जो यूएस की मून लैंडिंग थी सर, वो भी डिबेटेबल है कि वो फेक है कि रियल। एग्जैक्टली, वो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो फेक नहीं है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन बज़ एल्ड्रिन ने वहां पे एक सोलर लेजर पैनल को इंस्टॉल किया था, जिससे एक्यूरेट दूरी अर्थ और मून के बीच में नापने में आसानी हुई थी। तो वो जेन्युइनली वहां पे मून पे गए थे, ठीक है? अब वो इवन रशिया ने कहा था कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है वो, हाँ, स्पेस फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाला जो मिशन था। हाँ जी बोलिए मैम। वो सर वो मैन नहीं था। कहां पर? एक बार एक्सप्लेन करिए इस बात को थोड़ा सा। सर आई हैव जस्ट रीड दैट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज अ मैन्ड मिशन। आई हैव जस्ट रीड दैट। बच्चे, मैं आपको एक बात और बता दूं। मैं एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। देखिए, हम ना कई सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? कई सारी थ्योरीज कई सारे साइंटिस्ट ने दे रखी होती है, बट साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक चीज होती है, जब तक उस थ्योरी का कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं मिल जाता, आइदर मैथमेटिकल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हम उस थ्योरी को एडमिट नहीं करते। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ 9th या 10th के स्टूडेंट्स ने। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, राइट? पढ़ा है? क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कि ईच एंड एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर मास, है ना? यानी हमें न्यूटन ने ये बात बताई कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना? मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, दुनिया के सारे मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, रिपेल क्यों नहीं करते? Why gravitational force is not a repulsive force? मेरा ये अगला क्वेश्चन आप लोगों से, या मुझे इस चीज का आंसर कर दो, Why gravitational force is attractive force? सारे मासेस अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? सर वो स्पेस टाइम की थ्योरी होती है सर, मेरे को समझानी नहीं आई क्योंकि मैंने खुद भी समझ नहीं पाया था, लेकिन वो पूरी मोटी सी बुक लिख रखी थी उस पे, वो स्पेस टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, हम सबको पता है। 1913 के अराउंड उन्होंने इस बारे में एक थ्योरी दी थी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वे में उन्होंने समझाया था ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ठीक है? 1913 से लेके 2013 तक हमने बिलीव भी नहीं करा उनकी बात पे कि इस स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती है। और 2013 के अराउंड हमारा एक एक्सपेरिमेंटल फेल हो गया, एक्सपेरिमेंट जहां पे हम एक पार्टिकल को, आपको पता होगा ना, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड अचीव करवा रहे थे। याद है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कोई भी चीज लाइट की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी मास लाइट की स्पीड पे आके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसने इक्वेशन भी दी थी साइंटिस्ट ने, E is equals to MC स्क्वायर भी दी थी। तो जब ये हमारा, तो हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को फेल करने वाले थे अपने एक्सपेरिमेंट में।
जिसपे हम बॉम्बार्डिंग करवा रहे थे एटम्स की, और वो एक्सेलरेशन अचीव कर रहे थे, एंड उसके अंदर ये कैलकुलेशन आने वाली थी कि उन पार्टिकल्स ने लाइट की स्पीड को एक्सीड कर दिया, और ये एक्सपेरिमेंट में हमारा आंसर लाइट की स्पीड से ज्यादा आया भी था, लेकिन बाद में पता चला ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव्स ये एक्सपेरिमेंट हमारा फेल था। तो आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स फ्लो कर रही है, जो हमें स्प्रिंग की तरह कंप्रेस एक्सपेंड कर रही है, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं हो रहा एक दूसरे को देख के। आपकी लैपटॉप की स्क्रीन कंप्रेस एक्सपेंड हो रही है, बट हमें फील नहीं हो रहा। व्हाई? क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स सब पे अप्लाई हो रही है, तो रिलेटिव मोशन, एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन हमारा जीरो है। सेकंड ये इतनी ह्यूज बॉडीज है हम लोग कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ये इतना माइन्यूट असर डाल रही है कि हमें फील नहीं होता, बट ये इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, ज्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे बहुत ज्यादा होता है। तो जहां पे हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को फेल कर रहे थे, तो उसकी थ्योरी को हमने 100 साल के बाद लगभग उस चीज को हमने प्रूव कर दिया। तो हम बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं, कई साइंटिस्ट, कई सारे पीएचडी रिसर्चर्स अपनी थ्योरीज देते हैं, और कई सारे पुराने साइंटिस्ट की थ्योरीज को भी चैलेंज करते हैं, बट जब तक इनके एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिलते, एक साइंस स्टूडेंट इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। ध्यान रखें। लेकिन सर कुछ लॉज तो फंडामेंटल है ना, उसको हम फिर लॉज नहीं, उसको हम एक एक्सियम की तरह ले लेते हैं। एग्जैक्टली हम जो फंडामेंटल लॉज है जिनका प्रूफ हमें मिल चुका है, नो डाउट हम उसको तो फॉलो करते हैं, बट बहुत सारी थ्योरीज आती है, कुछ थ्योरीज तो हम एज अ इंटरेस्ट क्रेज की तरह लेते हैं। लाइक हमें पता है कि एलियंस है, हमें पता है एरिया 51 में एलियंस है, बट जब तक कोई एक पर्टिकुलर यूएसए लाइक कहते हैं ना, जब यूएसए नहीं बताएगा या कोई ऑफिशियल पेपर्स को जारी नहीं करेगा, तब तक बिलीव हम साइंस स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। ये रूल होता है बच्चे साइंस का। ठीक है, एनी फर्दर डाउट? Yes, sir. Next question by Laksh Kumar of 9th E. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Laksh. Sir, my question is that I want to become a software engineer, but I am not able to give equal time to my studying programming languages. So how can I give equal time in programming languages and in between my studies? बच्चे देखिए, ये सिंपल सिनेरियो है। आई नो आपने अपने टारगेट को क्लियर कर लिया होगा कि इन फ्यूचर 11th में आप साइंस लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे, एंड अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग में आप रन ऑफ करेंगे, एंड कुछ सब्जेक्ट्स जो ड्रॉप हो जाएंगे आफ्टर 10th, आप लोगों को मे बी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट ये सिनेरियो, ये पूरा शेड्यूल बनाना या पूरा चार्ट बनाना कि कितना टाइम किस चीज में आपको डेडिकेट करना है, ये एक मैं आपको बोलूंगा ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। अगर आपकी बहुत डेडिकेशन है किसी टॉपिक के अंदर, लाइक कोडिंग में या प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ऑलरेडी आप अपने आप ही इन चीजों के लिए टाइम निकालोगे। लाइक 24 आवर्स हो, या वो भी इवन मैं क्या बोलूं इस चीज में, ये भी आप लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे कि अगर किसी चीज में आपकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए हमें, तो मे बी आप अपने वहां पे टाइम को लैग करिए। तो लाइक 24 आवर्स इज अ ह्यूज टाइम। 8 आवर्स की आपकी स्लीप होती है, रेस्ट ऑफ द आवर्स आप दे सकते हैं स्टडीज और इस प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, और मैं एक बात और बोलूंगा, अपॉर्चुनिटीज कभी भी किसी भी सेक्टर के अंदर क्रिएट की जा सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप एक हायर पैकेज चाहते हैं तो वो हायर पैकेज या हायर मनी सिर्फ आपको प्राइवेट कंपनीज दे सकती है, वो तो आप अपना कोई स्टार्टअप करके भी अर्न कर सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको नो डाउट कोडिंग के अंदर जाना है तो आप उस इंटरेस्ट को कैरी ऑन करके रखिए। हाँ, नो डाउट कुछ चीजों में आपको अपने टाइम में कटौती करनी पड़ेगी, बट नो डाउट आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसका कोई शेड्यूल नहीं है, लाइक विराट कोहली का कोई शेड्यूल नहीं है कि वो पर्टिकुलर इतने ही आवर्स की प्रैक्टिस करेगा। वो बच्चे कितना भी हो सकता है, एंड वो भी कम होगा। होप मैंने क्लियर करा होगा। Thank you, sir. So next by Megha Jain of 9th E. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Megha. Sir, I have a question. Which is the best opportunity to go within a non-med stream after 12th? Even if I don't want to make my future in that, but I'll be continuing my studies further along with my another career. Okay. You want to continue your studies even after graduation?
Yeah, sir, like if I take non-med stream in 11th, then after 12th, I don't want to make my career in studies. I'll be making my career in acting and with a performer. So I'll be continuing my studies further along with my that career. हाँ So बच्चे, what आप कर should I? सकते हैं, बच्चे आप कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आपका किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक डांसिंग और इवन एक्टिंग, तो नो डाउट आप एक डीयूज, आप जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो अगर जैसे आप डीयू में ग्रेजुएशन को ऑप्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वहां पे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, लाइक डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक के ऊपर बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो आप फर्दर अपनी स्टडीज के साथ साथ उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर भी आप इंडल्ज हो सकते हैं। बट बच्चे, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ग्रेजुएशन का यूज कुछ लोग अपनी लाइफ में करते हैं, कुछ लोग अपनी ग्रेजुएशन का यूज नहीं करते। बट एज अ ग्रेजुएट होना आप लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट अ डिग्री। मे बी आप एक एक्टर बनना चाहते हो आफ्टर 12th, बट आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज नॉट बिकॉज एक शो ऑफ के लिए, बट इट इज बिकॉज इन स्टडीज से भी आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हो। आपको मैथ्स की प्रॉब्लम्स दी जाती है, एक बच्चा उस प्रॉब्लम को एक मेथड से सॉल्व करता है, एक बच्चा उसी क्वेश्चन को लाइक 5 अलग अलग मेथड से सॉल्व करता है। क्या फर्क क्या होगा दोनों स्टूडेंट्स? क्या लगता है क्या फर्क होगा? So knowledge का नॉलेज, और वो अपनी डेली लाइफ में भी, इवन अपनी डेली लाइफ में भी अगर उसके ऊपर कोई एक प्रॉब्लम आती है, तो वो उस प्रॉब्लम को कई सारे वेज से सोच सकता है। लाइक प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो वो प्लान बी पे मूव ऑन करेगा, प्लान बी नहीं करेगा तो प्लान सी पे मूव ऑन करेगा। तो आज आप जो भी मैथमेटिक्स, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आज आप 10th में इस फाउंडेशन लेवल का हमें पढ़ा रहे हो, और अगर इन फ्यूचर मैंने कॉमर्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले ली, तो सर इन फाउंडेशन कोर्सेज का क्या फायदा हुआ हमारे लिए? बच्चे, ऐसा नहीं होता। जो भी आप नॉलेज लेते हो वो कभी वेस्ट नहीं होती, और ग्रेजुएशन करना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को उन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट थिंग इज दैट आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको जेन्युइनली एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक नीट और आईआईटी, इनको क्रैक करने का सिर्फ एक सिनेरियो होता है। इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क और आपकी डेडिकेशन आपको बहुत कोर नॉलेज तक पहुंचाती है, और इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ही कोर नॉलेज होनी जरूरी है। कई बार हमने सीखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज यूनिवर्सल। एक क्वेश्चन आ गया व्हाई, तो फिर एक बच्चे का आंसर आया अपने से, मे भी मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया। तो हमारे साथ प्रॉब्लम कहां तक हो जाती है? जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज तक रह जाते हैं। समझ गए आप सब? तो बच्चे, आप किसी भी फील्ड में आगे जाइए, डांसिंग में, एक्टिंग में, बट मेक श्योर आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत जरूरी होना चाहिए। Okay, sir. Thank you. Okay. So next question by Kushagra of 9th F. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Kushagra. Sir, my question is, which IIT is best for software engineering? बच्चे, IIT दिल्ली एंड IIT कानपुर, ठीक है। और ये कंपैरिजन कि कौन सा इंस्टीट्यूशन, लाइक कौन सी स्टेट का इंस्टीट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट किस चीज में माना जाता है, इसका भी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी मोटिवेशन या प्रोफेसर्स की नॉलेज के ऊपर, ठीक है। कुछ प्रोफेसर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। कोई दिल्ली में है तो वो कानपुर में होंगे, हो सकता है वो कानपुर से किसी और IIT के अंदर चले गए, लाइक IIT मुंबई में। तो इसका भी कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि फॉर पर्टिकुलर दिस कंप्यूटर साइंसेस की कौन सा IIT वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। बट यस, IIT कानपुर एंड IIT दिल्ली, ये टॉप इंस्टीट्यूशंस अभी तक फिलहाल माने जाते हैं इन कंप्यूटर साइंसेस। And sir, are there any other requirements for entering the MIT University in US? What? Are there any other requirements for marks or any other thing that no. a student आपको requires एग्जाम्स नहीं बचे, आपको एग्जाम्स क्रैक करने हैं एंड आप फर्दर आगे MITs में मूव ऑन कर सकते हैं। बट मेरा लेक्चर ये टोटली सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करने का था। बट यस, अगर यस आप जाना चाहते हैं तो यस, एग्जाम्स को क्रैक करके आप जा सकते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So finally, the last question for today by Sudhanshu, 9th F. Okay. Good morning, sir.
Good afternoon, sir. Sir, if I want to go in the sector of AI, artificial intelligence, sir, is there any opportunity in government sector for this? बच्चे मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने have you heard about UPSC, Union Public Service Commission? Yes, sir. Okay, इससे आप IAS, IPS है ना, या IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाती है। बेसिक हमारी इंडिया की गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर या इंटेलिजेंस के अंदर इतना काम नहीं करती। तो अगर आप यूपीएससी के भी सब्जेक्ट सीखेंगे ना, लाइक 36 और 56 सब्जेक्ट्स जो है, उसके अंदर कहीं पर भी सॉफ्टवेयर इंक्लूड नहीं है। हमारी इंडिया सिर्फ कंट्रोल करती है कि कौन सी साइट्स को लीगलाइज किया जाए या कौन सी साइट्स को लीगलाइज नहीं किया जाए। बट गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर एज अ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर या कोडिंग की एज सच इतनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया गवर्नमेंट में फिलहाल नहीं है। आप कंपनीज के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं, वहां पे आप ये चीजें कर सकते हैं लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, बट फिलहाल इंडिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जो बच्चे बीटेक में कंप्यूटर साइंसेस लेते हैं और वो फर्दर आगे यूपीएससी में जाते हैं, तो यूपीएससी में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता, देन वो कोई एक लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं एंड उसके अंदर बहुत ज्यादा खुद को इंडल्ज करते हैं एंड देन फिर उस लैंग्वेज से आगे यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करते हैं। Thank you, sir. Any questions? So I think all the questions are very much cleared, sir. So thank you so much, sir. I just would like to express my heartfelt gratitude towards you for gracing this session with your presence, sir. It was indeed a wonderful session, and the way you interacted with the students, I'm thrilled to see the curiosity the students are having amongst them, and it is really commendable, sir, how you have interacted and have cleared each and every doubt during the session and after the session as well. So thank you so much, sir. It was a pleasure having you here, sir. Thank you so much. Okay, thank you.